सो गाइस, आज से हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर अपना मेन कैरेक्टर एक डंजन बॉस है। लेकिन बात यह है कि वो एक नंबर का कामचोर, आलसी, भुक्कड़ और दिन भर सोता रहता है, बट उसकी ताकत असीमित है। तो हम देखते हैं हमारे मिस्टर डिवोवर की इस जर्नी को। भले ही वो एक डंजन बॉस है, लेकिन उसके हायर किए हुए लोग ही उस पर चिल्लाते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग कुछ घायल सोल्जर्स को दिखाते हुए होती है, जहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है वहाँ एक के बाद एक सोल्जर्स बेहोश हो रहे थे और उनके हीलर के पास सफिशिएंट माना नहीं बचा हुआ था, जिससे वो अपने साथियों को हील नहीं कर पा रहे थे और वो सभी आशाएं छोड़ चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत उनके पास आ चुकी है। तभी उनमें से एक सोल्जर उन्हें होप देते हुए उनसे बोलता है, तुम सब चिंता मत करो, अभी भी हीरो ब्रियन हमारे साथ है। इधर बियर्न उनकी आवाज सुनकर बोलता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, मतलब तुम सब ठीक हो। ये सुनकर सभी सोल्जर्स हाँ में जवाब देते हैं। फिर ब्रियन सोचने लगता है, अब मेरे साथी डगमगाने लगे हैं। युद्ध में निकलने से पहले हमारे पास 74 लोग थे, मगर अब सिर्फ 43 सोल्जर्स ही बचे हुए हैं। बाकी के 31 साथियों को हम खो चुके हैं। ये 43 लोग कैसे भी करके सरवाइव कर रहे हैं। बाकी के 31 मेंबर को हम बचाने में असफल रहे, जबकि सबने अपनी पूरी जान लगा दी थी। इस घटना के होने का आभास सबको था, क्योंकि ये जगह एंशिएंट टाइम के कोर के होने के साथ साथ ये 7 मेलवोलेंट डंजन में से भी एक है। तभी बर्न को एक सोल्जर वहाँ देखने को बोलता है। वो देखकर सोचता है, आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच ही गए। ये डंजन का एंड है, साथ ही साथ ये एंशिएंट कोर भी है। यहाँ पर अनगिनत ट्रेजर्स रखे हुए हैं। अगर तुम लकी हुए तो ये जगह ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट फ्रूट, जिसे द 36 वर्चुअस मास्टरपीस भी कहा जाता है, वो भी रखा जाता है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ डंजन के मास्टर रेस्ट करते हैं। फिर बर्न चिल्लाते हुए सबको अपनी अपनी फॉर्मेशन में रहने को बोलता है। स्वॉर्डमैन और शील्डमैन सबसे आगे रहे और मैजिशियंस लाइट क्रिएट करे ताकि हमें आगे का रास्ता देख सके। फिर अचानक से वहाँ एक तरफ शांति हो जाती है। ये देखकर वो सब और ज्यादा लाइट जलाते हैं ताकि वो देख सके कि आगे क्या है, मगर उसके बाद जो वो सब देखते हैं वो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी बर्न चिल्लाते हुए सबको वहाँ से भागने को बोलता है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें बताया नहीं जाता आखिर उन सभी ने वहाँ पर क्या देखा। अब हमें एक स्केलेटन जैसे दिखने वाले एंटिटी को दिखाया जाता है, जो बोल रहा था, ह्यूमंस यहाँ पर एंटर कर गए थे जब आप सो रहे थे, मगर आपने अच्छा किया इस थके हुए कंडीशन में भी उन सभी से फाइट करके। फिर एक ड्रैगन जैसे दिखने वाला एंटिटी बोलता है, मैं पूरे 2 एनिमी से लड़ा हूँ और वो दोनों ही ह्यूमंस थे, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वैसे पैड्रिक, क्या तुम कुछ देर शांत रह सकते हो? फिर पैड्रिक चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी हालत में शांत रह सकता हूँ? तुम्हारे जैसा जीव फाइनल बॉस कैसे हो सकता है? तुम अभी भी सो रहे हो। जब तक ह्यूमंस यहाँ नहीं आ जाते तुम ह्यूमंस के सामने उबासी ले रहे थे। क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? तुम्हारी मेंटेलिटी ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी मेंटेलिटी? रीने, तुम क्या सोचती हो? ये सुनकर रीने बोलती है, मुझे नहीं पता, मगर एक बार फिर से मिस्टर डंजन ने मुझे हैरान कर दिया कि ये सिर्फ अपने उबासी से ही दुश्मन को हरा सकते हैं। उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर पैड्रिक और ड्रैगन इरिटेट होने लगते हैं। फिर पैड्रिक परेशान होते हुए बोलता है, ये डंजन तो अब डूब चुका है। यह सुनकर ड्रैगन बोलता है, ऐसे परेशान मत हो, नहीं तो इस वजह से तुम्हारी हड्डियां सड़ने लगेगी। ये डंजन उन 7 इविल डंजन्स में से एक है जिस पर ह्यूमंस रेड करना चाहते हैं, मगर ये काम उनके लिए इम्पॉसिबल है। फिर अगले सीन में हमें एक गुफा दिखाते हुए बताया जाता है कि ये एक प्रिमोडियल कोर है। अब हमें बताया जाता है ज्यादातर डंजन्स का रेड ह्यूमंस की विक्ट्री के बाद समाप्त कर दिया गया है। ह्यूमंस कभी भी हमला कर सकते थे, जिस वजह से मॉन्स्टर्स को हमेशा तैयार रहना पड़ता था। ऐसे ही बार बार युद्ध होने की वजह से डंजन्स तेजी से कमजोर पड़ने लगे, मगर अनगिनत डंजन पर रेड कर कर उन्हें वापस से बनवाया गया। मगर कुछ डंजन्स एक्सेप्शनल हैं, जिन्हें ह्यूमंस के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, और जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करा गया उनमें से द ग्रेट इविल डंजन भी आते हैं। और सही कहा जाए तो 7 ग्रेट इविल डंजन्स इन 7 को ह्यूमन से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। उन 7 इविल डंजन्स में से सबसे ज्यादा इविल प्रिमोडियल कोर को माना जाता है। दर्जनों क्रिएचर्स द्वारा इसे गार्ड किया जाता है और गेट पर 3 क्रॉस वर्ड के गेट कीपर बाहर पहरा देते हैं, जिनमें होमोन्यूक्लस जो रेड क्रॉस वर्ड की रक्षा करते हैं, जो कि लेफ्ट में है, जिन्हें हम रीनी के नाम से भी जानते हैं। स्केलेटन ब्लू क्रॉस वर्ड की रक्षा करते हैं, जो कि सेंटर में आते हैं, जिन्हें हम पैड्रिक के नाम से भी जानते हैं। और हमारे पास लास्ट गेट कीपर की इंफॉर्मेशन
नहीं है जो कि फिफ्थ टेंटेड पाथ की रक्षा करता है, जो कि राइट में आता है। और इस फोर्ट का राजा प्रिमोडियल मॉन्स्टर है जिसका जिक्र एम्पायर ऑफ मैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है और इसका नाम डिवोवर है। ये सभी बातें रिनी एक बुक पढ़कर बता रही थी। फिर वो डिवोवर जो कि उसके बॉस भी है उनसे बोलती है, जैसा कि आपने बताया था ये बुक्स ह्यूमंस के बीच में फैल गई थी जिसकी वजह से हर तरफ र्यूमर्स फैलने लगे थे, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे हमारे पीछे बहुत सारे घुसपैठिया आएंगे? फिर डिवोवर बोलता है तुम्हें डंजन को मैनेज करना सीखना होगा, बस तुम हल्का सा मिस्टीरियस वे में लपेट दो, फिर ह्यूमंस को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। तुम्हें पहले हल्का सा इन्फॉर्मेशन लीक करना होगा जिससे उन्हें लगे कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जब वो ऐसे मिस्टीरियस बुक को आधा अधूरा देखते हैं तब वो ठीक मौत की तरह आग के चारों ओर घूमने लगेंगे। मगर फिर भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सभी यहाँ तक आ जाएंगे। उनकी संख्या शायद 74 थी। उनके ज्यादातर गियर मिस्टर 116 ब्लैक टेंटिकल से लड़ते हुए पिघल गए थे, मगर उनमें से सिर्फ एक बचा हुआ था जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। यह सब सुनकर रेनी बोलती है काश मैं उनसे डील कर पाती बिना उनके सामान को डैमेज किए। यह सुनकर डिवोवर हाँ बोलते हुए मैजिक की मदद से अपने आप को एक इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर वो रेनी के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लोगी। यह देखकर पैट्रिक बोलता है क्या तुम दोनों श्योर हो कि हम यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं न कि समय बर्बाद करने? अगर यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं तो सिर्फ तुम दोनों ही खुश क्यों हो? फिर वो हंसते हुए बोलता है यहाँ का वाइब कितना स्वीट है, ऐसा लग रहा है इस हवा में सांस लेने से ही मुझे कैविटी हो जाएगी, मगर मुझे नहीं लगता इससे मेरे दांत सड़ेंगे, शायद मेरा सर भी सड़ सकता है। और बॉस अगर आप पॉलीमोथ से जा रहे हैं तो इसे अच्छे से कीजिए। अभी मैंने देखा आप रेनी के सर पर हाथ रख के उसे सहला रहे थे जिस वजह से आपकी 6 उंगलियां हो गई है। ये सुनकर डिवोवर अपने हाथ देखते हुए नोटिस करता है कि उसके 6 उंगलियां हैं। यह सुनकर पैट्रिक परेशान होते हुए बोलता है ये तो फिर भी पिछली बार से बेटर है, पिछली बार तो आपके 40 दांत थे और आप हंसते हुए बोल रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ है। ये देखकर तो मेरी पूरी बॉडी ही कांपने लगी थी। उसे ऐसे बोलते हुए देखकर रेनी गुस्से में बोलती है पैट्रिक तुम्हारे जबड़े से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। यह सुनकर पैट्रिक सोचता है अगर इससे मेरी बातों से प्रॉब्लम है तो ये गेट कीपर वाली जॉब को क्वाइट क्यों नहीं कर देती। उसके बाद रेनी मीटिंग स्टार्ट करते हुए बोलती है जैसा कि आपको पता है ह्यूमंस क्रॉस रोड पर हमला करना शुरू कर दिए हैं और प्रॉब्लम यह है कि जो 116 ब्लैक टेंटिकल गेट की रक्षा करता है वो घायल हो गया है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल लग रही है। यह सुनकर डिवोवर उबासी लेते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, उसकी रीजनरेशन पावर तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। अगर वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा तो एक नया गेट कीपर रख लेना। फिर पैट्रिक खुश होते हुए पूछता है बॉस आप कब एक न्यू गेट कीपर को हायर कर रहे हो? ऐसा करना कि आप 2 लोगों को हायर कर लेना ताकि मैं यहाँ से क्वाइट कर सकूं। तब डिवोवर कहता है ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहेगा जब तक कि तुम जिंदा हो, वैसे भी ह्यूमंस सिर्फ मेरे राइट क्रॉस ओवर की तरफ ही आ रहे हैं। फिर पैट्रिक बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे वो रेड करने के लिए नई आर्मी तैयार कर रहे हैं। फिर रेनी बोलती है आजकल ह्यूमंस एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीपैथी मैजिक का बहुत यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है राइट गेट में जो अभी क्रैक आया है वो बात उनमें फैल चुकी हो। यह सुनकर डिवोवर गुस्से में आकर अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोलता है फिर हमें अच्छे से प्लान करके चलना होगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। रेनी तुम पहले रेड पाथ को गाइड करती थी जो कि लेफ्ट में है, मगर आज से तुम 5th क्रॉस रोड को गाइड करोगी जो कि राइट में पड़ता है। रेड मारने वाले लोगों को लगेगा कि ये खाली है इसलिए वो झुंड में वहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद तुम उन्हें वहीं पर ही रोक देना। यह सुनकर रेनी खुश होते हुए बोलती है वहाँ जितने भी बंदे क्यों ना आए मैं उन सबको रोक दूंगी मिस्टर डिवोवर। फिर डिवोवर पैट्रिक से रेड क्रॉस रोड की रक्षा करने को बोलता है जहाँ पर हमेशा रेनी रखवाली करती थी। यह सुनकर पैट्रिक इसका रीजन पूछता है। तब डिवोवर बताता है अगर ह्यूमंस को पता चलेगा रेनी 5th गेट पर है तो वो रेड क्रॉस रोड की तरफ जाएंगे, यह सोचते हुए कि वो खाली होगा, मगर तुम वहाँ पर सबको रोक देना, इस तरह तुम दोनों ह्यूमंस को अटैक करके रोक सकते हो। यह सुनकर पैट्रिक बोलता है 1 मिनट बॉस, अगर ह्यूमंस ब्लू क्रॉस रोड के पास जाएंगे तो आप क्या करोगे? यह सुनकर सब ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। फिर डिवोवर बोलता है उन सभी को मेरे साथ डेट एंजॉय करना होगा, इसके अलावा वैसे भी मैं कुछ और नहीं कर सकता। यह प्लान पैट्रिक को कुछ खास अच्छा नहीं लगता, मगर रिनी को वो प्लान परफेक्ट लगता है। फिर रिनी सीरियस होते हुए बोलती है सबसे सीरियस प्रॉब्लम यह है कि एजेंडा में पड़े हुए एक मात्र तलवार का क्या करना है, उसे कहाँ रखना है? यह सुनकर डिवोवर पूछता है कौन सी तलवार? तब रिनी बताती है वही तलवार जिसे रेड के समय उनके लीडर यूज कर रहे थे। इस समय जो लोग आए थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अगर उनके पास
पास ये तलवार होता तो। ये सुनकर डिवोवर पूछने लगता है कि ये किस टाइप की स्वॉर्ड है। फिर पैड्रिक वो तलवार निकालते हुए बोलता है, बॉस आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, द 36th मास्टरपीस। ये ह्यूमंस के बीच में बहुत ही फेमस वेपन है। वैसे ये पूरी तरह से तो वेपन नहीं है, शायद ये स्वॉर्ड नंबर 14 है और इसका नाम टेनाबेला है। ये सुनकर डिवोवर बोलता है, अच्छा तो तुम इस 36 शिट पीस मतलब मास्टरपीस की बात कर रहे हो। इसके जैसे स्टोरेज में कुछ इसी तरह के स्वॉर्ड पड़े हुए हैं और जो रीनी के हाथ में ब्लेड है वो भी 36 मास्टरपीस में से एक है। ह्यूमंस काफी अच्छी चीजें अपने साथ रखते हैं। फिर पैड्रिक उस स्वॉर्ड को देखते हुए पूछता है, बॉस इसका क्या करना है? अगर हम एंट्रेंस वाले गेट कीपर को दे देंगे तो ह्यूमंस उनसे ये छीन लेंगे। साथ ही साथ अगर ये उन सभी के हाथ में पड़ गया तो ये हमारे लिए एक सिर दर्द से कम नहीं होगा, इसलिए आपको ये ले लेना चाहिए। ये सुनकर डिवोवर बोलता है, पैड्रिक तुम्हें भी एक स्वॉर्ड चाहिए ना, तो तुम ये अपने पास क्यों नहीं रख लेते? ये सुनकर पहले तो पैड्रिक हैरान होता है, फिर वो उस स्वॉर्ड को पाने के बाद बहुत खुश होता है और खुश होते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता मेरे पास इसे लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका ऑर्डर जो ठहरा। फिर हमें बताया जाता है ये एक प्रिमोडियल कोर है जहाँ पर एक भयानक होम्यूनकुलस मेड रहती है और एक डेथ नाइट रहता है, वो भी डेडली एनर्जी के साथ, और एक जाइंट एंशिएंट मॉन्स्टर रहता है। फिर डिवोवर बोलता है, अब मैंने तुम्हें स्वॉर्ड दे दिया है तो तुम उस रिजाइनेशन लेटर को फाड़ दो जो तुमने अपने रिब्स में छुपाया है। रीनी जिसके दिमाग में 24 घंटे डिवोवर ही चलता रहता है और पैड्रिक इन सभी में से सबसे स्मार्ट होने के कारण यही डंजन की रक्षा करता है और बॉस से भिड़ने में बिल्कुल भी नहीं डरता। लास्ट में डिवोवर आता है जो एक एंशिएंट मॉन्स्टर है और वो एक आलस्य का प्रतीक है। अब हमें रीनी को दिखाया जाता है जो डिवोवर से पूछ रही थी कि हम इनकम का बंटवारा कैसे करेंगे। तब वो बोलता है, जैसे हम हमेशा करते हैं, जितना यूज कर सकते हो यूज करो और बाकी बचे हुए हम लोगों को चारा बनाएंगे ताकि वो हमारे जाल में फंस जाए। यह सुनकर रीनी खुश होते हुए बोलती है, तो ठीक है इस बार भी इनकम का बंटवारा मैं देख लेती हूँ, मगर मैजिक टूल्स हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्या हम माना स्टोन को निकाल कर बेच दे, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर डिवोवर बोलता है, ठीक है फिर तो ह्यूमन विलेज में जाकर इसे बेच कर आऊंगा। यह सुनकर रीनी और पैड्रिक दोनों ही हैरान होने लगते हैं। ये देखकर डिवोवर उनके हैरान होने का कारण पूछता है। फिर पैड्रिक बोलता है, अगर वहाँ रीनी जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह सुनकर डिवोवर गुस्से में इसका कारण पूछता है। तब पैड्रिक बताता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत ही बेकार है। यह सुनकर डिवोवर मान जाता है और रीनी को कुछ यम्मी चीजें लाने को भी बोलता है। अब अगले सीन में हमें रीनी को विलेज की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो एक शॉप में जाकर मैजिक स्टोन और माना स्टोन दिखाती है। तब वो शॉपकीपर बोलते हैं, बच्ची मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ। यह सुनकर रीनी गुस्से में बोलती है, क्यों नहीं खरीद सकते? तब वो शॉपकीपर एक स्टोन दिखाते हुए बोलता है, ये बी रैंक का माना स्टोन है और इसे खरीदने के लिए हमारे जैसे आम इंसान को 10 साल तक काम करना पड़ता है, और जैसा कि तुम देख रही हो जो तुम यहाँ पर लेकर आई हो वो इससे बहुत बड़े हैं। इसे सिर्फ रॉयल पैलेस के मेज द्वारा ही यूज किया जाता है जो कि मैजिक टावर में रहते हैं। अगर कोई ज्वेलर जिसके पास रॉयल फैमिली से एग्रीमेंट हो वो ये खरीद सकता है, या फिर मैच टावर में रहने वाले विंग्स भी इसे खरीद सकते हैं। यह सुनकर रीनी बोलती है, कैपिटल या फिर मैजिक टावर वाले, लगता है अब मुझे मैजिक टावर जाना होगा क्योंकि कैपिटल तो बहुत ही दूर है, मगर मैं मैजिक टावर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये काम मिस्टर डिवोवर के लिए है। इसके बाद वो शॉपकीपर को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शॉपकीपर की नजर एक माना स्टोन पर पड़ती है तो वो रीनी को बताता है, ओए बच्ची तुम एक स्टोन यही भूलकर जा रही हो। तब रीनी बोलती है, आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये आपके लिए एक टिप है। यह सुनकर शॉपकीपर सोचता है, कितनी अजीब बच्ची है, क्या ये सच में इंसान है या फिर नहीं। अब रीनी मैजिक टावर पहुंच जाती है जहां एक इंसान बोलता है, क्या तुम माना स्टोन बेचने आई हो? तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर से मिलवा देती हूँ। यह सुनकर रीनी हाँ में जवाब देती है। फिर वो इंसान बोलता है, मैं तुम्हें ऑफिस तक ले चलती हूँ। जाते हुए रीनी सोचती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनवाया गया है कि मेज लीडर का टावर सबसे ऊपर पड़ता है, ह्यूमंस का मेज टावर भी डंजन्स की तरह ही है। रीनी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वैसे ही वहाँ की गिल्ड मास्टर उसका स्वागत करते हुए बोलती है, इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद। मैं ग्राउंडमेट्स एमर हूँ, इस गिल्ड टावर के मेज की लीडर। और तुम कौन हो? उसे देखकर रीनी सोचती है, इस ह्यूमन के पास में बहुत ही हाई लेवल का माना है। फिर वो अपना नाम रेन बताती है। यह सुनकर एमर बोलती है, मैंने सुना था कि एक छोटी बच्ची आई है, इसलिए मैं इग्नोर करने वाली थी, मगर गार्ड्स ने बताया तुम्हारे पास बहुत सारे माना स्टोन्स है। शायद तुमने हमारे मेज टावर के विंग्स की प्रसिद्धि के बारे में सुना होगा। मैं भरोसा करती हूँ कि तुम हाई रैंक के माना स्टोन लाई होगी जो कि हमारे स्टैंडर्ड से
मैच करते हैं। ये सुनकर रीनी सभी माना स्टोन को नीचे गिराते हुए बोलती है, ये ए रैंक के माना स्टोन है, तुम खुद कंफर्म कर सकती हो। और उनमें से कुछ टॉप ग्रेड के हैं जो ए ग्रेड के क्लोज आते हैं। उसे देखकर एमर सोचती है, ये ऐसे आइटम नहीं है जो एक छोटी बच्ची के पास मिलना चाहिए। आखिर ये बच्ची कौन है? फिर वो रीनी से पूछती है, ये तुम्हें कहाँ से मिले? और वो सोचती है, एक मिनट, इसके बाल एम्पायर के 8 फैमिली में से एक के पास बचपन से ही सिल्वर हेयर थे। क्या उनकी बेटी भागकर इसे मेरे पास सीक्रेट तरीके से लेकर आई है? इसके अलावा एक बच्ची के पास इतने माना स्टोन मिल ही नहीं सकते। शायद ऐसी नोबल लेडी को दुनिया वाले इग्नोर कर दिए होंगे। फिर वो बोलती है, मुझे माफ करना, मैं हल्का रूड थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतने अच्छा माना स्टोन होंगे। हम इस विंग्स पर आज ही ये सभी माना स्टोन खरीदना चाहते हैं। फिर वो बोलती है, मैं तुम्हें पर स्टोन के बदले 50 ऑन्चेस ऑफ गोल्ड कॉइन दूंगी और मैं तुम्हें 80 ऑन्चेस भी दे सकती हूँ जिसकी कंडीशन अच्छी होगी। ये सुनकर रीनी सोचने लगती है, गोल्ड कॉइन के 50 ऑन्चेस? मगर उस ह्यूमन ने तो बोला था उसे 10 साल काम करना पड़ता है और वो भी छोटे माना स्टोन को खरीदने के लिए। एक आम इंसान एक साल में 10 ऑन्चेस कमा सकता है, इस हिसाब से उसे 10 साल में 100 ऑन्चेस कमाना चाहिए। ये सब कैलकुलेट करने के बाद रीनी गुस्से में बोलती है, ह्यूमन अगर तुम मजाक करोगी तो यही मर जाओगी। ये सुनकर एमर सोचती है, कहीं इस लेडी को पता तो नहीं चल गया। फिर वो बोलती है, सच बोलूं तो हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन सभी को खरीद पाएं। अगर हमने अपने सभी पैसे इकट्ठा कर लिए तब शायद हम जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। फिर वो 2000 गोल्ड ऑन्चेस देते हुए बोलती है, हमारे पास इतना ही है और बाकी के पैसों के बदले हम तुम्हें एक आइटम देंगे जो वैल्यूएबल होगा। यह सुनकर रीनी बोलती है, क्या तुम्हें भरोसा है वो आइटम वैल्यूएबल होंगे और जल्द ही बिक जाएंगे? तब एमर बोलती है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वो आइटम दिखाती हूँ। वैसे तो हम बाहरी लोगों को पैलेस में नहीं बुलाते मगर तुम एक्सेप्शनल हो। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद एमर उससे बोलती है, ओके तो ये रही हमारी मैजिक टावर की स्टोरेज। फिर वो एक क्राउन को दिखाते हुए बोलती है, ये 4 कैरेट डायमंड से बना हुआ है और इसके सेंटर में एक छोटा सा माना स्टोन है जो कि मैजिक के लिए यूजफुल होता है। फिर वो एक रिंग दिखाते हुए बोलती है, और ये लिविंग ब्लैक पर्ल है जो कि पहनने वाले के पास जैसे ही पॉइजन आता है वैसे ये बजने लगती है। ये पर्ल एल्केमी का यूज करके बनाया गया है। ये सुनकर रीनी उसे घूरने लगती है। उसको देखकर एमर बोलती है, लगता है आपको ये पसंद नहीं आया। एल्केमी एक अनहाइजेनिक फील्ड है जिससे बहुत लोग घृणा करते हैं, वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है? और हम देखते हैं उसका इशारा एक हार्ट शेप के जेम की तरफ होता है जिसे वो रीनी को दिखाते हुए उससे बोलती है, इसे स्कारलेट हार्ट स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये जेम तुम्हारे प्यार को पूरा करने में मदद करता है। ये सुनकर रीनी की आंखें चमकने लगती है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये डिवोवर को पसंद करती है। फिर एमर बताती है, अगर तुम जिसे पसंद करती हो उसके सामने इसके अंदर अपना माना डालोगी तो जेम के अंदर रहने वाली स्पिरिट तुम्हारे प्यार को पूरा करने में मदद करेगी। फिर रीनी बोलती है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता मैं किसे पसंद करती हूँ? तब एमर बोलती है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करती हो। मैं यहाँ की मेज लीडर होने के नाते ये बात कॉन्फिडेंट होकर तुम्हें बता रही हूँ। ऐसा लगता है तुम्हें ये पसंद आया। फिर रीनी खुश होते हुए बोलती है, मुझे ये चाहिए। ये सुनकर एमर भाव खाते हुए बोलती है, मुझे दूसरों का तो पता नहीं मगर ये जेम देना हल्का डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम इससे एम्परर का दिल भी जीत सकती हो, इसीलिए ये हल्का एक्सपेंसिव है। ये सुनकर रीनी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो बोलती है, इस बारे में क्या ख्याल है? ये देखकर एमर डरते हुए बोलती है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? और हम देखते हैं रीनी 36 मास्टरपीस में से एक स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलती है, तुम वो सभी पैसे और ये जेम मुझे दे दो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू धीरज कुमार सिंह डीमन गॉड मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू टेक रिसोल्यूशन और शेख आलिया डीमन मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। और रेट बहुत ही ज्यादा कम है तो इसलिए फटाफट से जाके तुम भी ज्वाइन कर लो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब अगले सीन में हमें एमर की साथी को दिखाया जाता है जो एमर से पूछ रही थी कि आपने उस बच्ची को जेम कैसे दे दिया? आपको पता है ना वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? अगर आपने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो मर जाएगी। ये सुनकर एमर बोलती है, हाँ तो मैं क्या करूँ? उस मूर्ख बच्ची ने खुद उस आइटम को एक्सचेंज किया है, तुम चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही उसे पता चलेगा वो मर जाएगी और जिस इंसान को वो पसंद करती है वो भी मर जाएगा, तो एक भी एविडेंस नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता कि वो दूसरा इंसान कौन है मगर उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। अब हमें 7 ग्रेट इविल डंजन चाइटी कैस्टल को दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी रीनी के बाल काट रही थी। फिर रीनी बोलती है, मुझे माफ करना अचानक आने के लिए, मैं जब भी आती हूँ तब कुछ न कुछ काम करवा ही लेती हूँ। ये
सुनकर वो लेडी बोलती है, बहुत हो गया, वैसे भी हेल्प करना नेचुरल होता है, एक नेबर दूसरे नेबर की हेल्प करता ही है, और तुम इतनी क्यूट दिख रही हो, ये देखकर ही मुझे खुशी हो रही है। हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है। इस लेडी का नाम एलिजाबेथ बैटोरी है, जो चाय टी कैस्टल की बॉस है। एलिजाबेथ रीनी को देखते हुए बोलती है, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं जो भी हेयर स्टाइल बनाऊं तुम उसके बाद भी प्रीटी लगोगी। इस समय मुझे ये जानकर जेलस फील हो रहा है कि तुम एक होम्यूनकुलस हो और तुम्हारा ये प्रीटी फेस कभी भी बुरा नहीं होगा। तुम बहुत ही यंग दिख रही हो, तुम्हारी स्किन भी मुझसे ज्यादा गोरी है। क्या तुम्हें पता है मैं रोज कितना ब्लड यूज करती हूँ, वो भी सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। फिर रीनी बोलती है, मिस बैटोरी मैं आपको अभी कैसी दिख रही हूँ? तब वो जवाब देती है, तुम सबसे खूबसूरत दिख रही हो उन सभी वुमेन्स में जिन्हें मैंने आज तक देखा है। मैं तुम्हें विश्वास देती हूँ कि तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। वैसे रीनी तुम अच्छा क्यों दिखना चाहती हो? क्या तुम किसी को कन्फेस करने के बारे में सोच रही हो? ये सुनकर रीनी वो जेम दिखाते हुए बोलती है, मैं कन्फेस करने वाली हूँ। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान होते हुए बोलती है, क्या ये सच है? मुझे लगा वो मजाक था। और तुम किसे कन्फेस करने वाली हो? फिर रीनी अपने आंखों में एक उम्मीद की किरण लिए हुए बोलती है, मिस्टर डिवोवर को। उसकी बात सुनकर एलिजाबेथ कहती है, क्या तुम इतना बड़ा मजाक इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम एक होम्यूनकुलस हो? फिर रीनी बताती है कि वो कोई मजाक नहीं कर रही है, बल्कि वो सही में कन्फेस करने वाली है। फिर एलिजाबेथ पूछती है, तुम्हें उसके अंदर ऐसा क्या पसंद आया? वो एक कमीना है जिसकी ताकत का पता लगाना ही मुश्किल है। फिर रीनी बताती है, उसके पास बहुत ही स्ट्रेंथ है और वो रिलायबल भी है। तब एलिजाबेथ बोलती है, हाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिलायबल, और वो आलसी भी बहुत है। इस हिसाब से तो उसका प्लस पॉइंट रिलायबल कट जाता है। फिर रीनी बोलती है, हाँ वो बहुत आलसी है और बड़ा भी। वो एक सुअर की तरह खाना खाता है, जब उसका मन करता है वो सोता है, खराटे मारते रहता है। उसके पास दिमाग नहीं है मगर उसे हमेशा भूख लगी रहती है। यह सुनकर एलिजाबेथ बोलती है, तुम्हें ये सब पता है फिर भी तुम उसे पसंद करती हो? फिर रीनी बोलती है, हाँ मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। एलिजाबेथ हंसते हुए उससे बोलती है, मैं आशा करती हूँ सब सही जाए, मगर तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा तो तुम मेरे पास आ सकती हो। यह सुनकर रीनी उन्हें थैंक्स बोलते हुए कहती है, आप चिंता मत करो, रीनी जरूर सक्सेस होगी। अब अगले सीन में हमें डंजन रेड हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि अब हम ये मानकर चले कि वेर्न रेड फोर्स खत्म हो चुकी है। यह सुनकर दूसरा आदमी टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बोला था कि वो गेट के अंदर आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा बंदा बोलता है, अभी तक हमें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली है, फिर हम कैसे मान ले कि वो सब खत्म हो चुके हैं? उसके बाद दूसरा आदमी बोलता है, सही बोला आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन उन मॉन्स्टर के हाथों मारा जाए। फिर वो सब एक दूसरे से बहस करते हुए बोलने लगते हैं, नहीं तुम सब गलत हो, प्रिमोडियल कोर के अंदर जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर दूसरा कहता है, जिस दिन वो सब अंदर जाएंगे उस दिन या तो वो सब मर जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। मगर डंजन के अंदर से कोई भी खबर सुने हुए हमें 2 दिन हो गए हैं, वन सही में मर गया है, हमें ऐसा मान के चलना होगा। फिर एक इंसान पूछता है, हिस हुल्टार्ड फैमिली के स्वॉर्ड का क्या हुआ? तब येलो हेयर वाला बताता है कि प्रिमोडियल कोर में जाने के बाद कम्युनिकेशन टूट गया, इसलिए अब उस एरिया में जाकर ही 40th मास्टरपीस स्वॉर्ड टेनाबेला को लाना होगा। यह सुनकर सभी अफसोस करते हुए बोलते हैं, ओह माय गॉड, अब तो हमें जल्द से जल्द उसके अंदर जाकर वो स्वॉर्ड लाना होगा। फिर दूसरा बंदा बोलता है, हम वहाँ नहीं जा सकते, वो वही डंजन है जिसमें वन की आर्मी भी नहीं टिक पाई, अब हमें और सेक्रीफाइस देने की जगह गिव अप कर लेना चाहिए। इस बात का कुछ लोग विरोध करते हुए बोलते हैं, नहीं हम सब गिव अप नहीं कर सकते, अगर वन बॉस मॉन्स्टर से लड़ा होगा तब तो उसे कुछ इंजरीज जरूर हुई होगी, वो वॉरियर सर वर्न है, इस बात को आप सभी मत भूलिए। फिर दूसरा बंदा बोलता है, हम ये बात कर रहे हैं तब तक तो उस मॉन्स्टर ने अपने आप को हील भी कर लिया होगा और डंजन को वापस से सही भी कर लिया होगा। यह सुनकर वहाँ के हेड परेशान होते हुए सोचते हैं, हम पहले ही 36th स्वॉर्ड को खो चुके हैं, साथ ही साथ उन वॉरियर को भी खो चुके हैं जिन्हें रॉयल फैमिली बहुत महत्व देती थी। अगर हम इस दूसरी रेड में भी फेल हो जाते हैं तो वो सभी हमें मार देंगे, और अगर हमने सब कुछ ऐसे ही रहने दिया तो रॉयल फैमिली अपनी स्वॉर्ड हमारे गले पर रख देगी। क्या होगा अगर वन ने प्रिमोडियल बॉस को सेवरल इंजरी ना दी हो? तो क्या हो अगर डंजन को ज्यादा नुकसान ना हुआ हो? ऐसा लग रहा है जैसे प्रिमोडियल पर अटैक करना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते हुए बोलते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें हराना इम्पॉसिबल है, बल्कि ये मुमकिन है? यह सुनकर वो पूछते हैं, आखिर यहाँ पर रॉयल फैमिली की सोसाइटी क्या कर रही है? यह सुनकर रॉयल फैमिली सोसाइटी वाले बोलते हैं, क्या आपको नहीं पता हमारी सोसाइटी किसकी बातें मानती है? यह सुनकर वो परेशान होने लगते हैं कि रॉयल फैमिली इतनी जल्दी अपने कदम उठा रही है। फिर रॉयल फैमिली का एक बंदा गुस्से में बोलता है, अगर हम यहाँ पर है मतलब तुम सबको अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। तुम सब क्या गधे हो? क्या तुम जो अपने कीमती सोल्जर्स को
को ऐसे ही मरने दिए और तुमने वो मास्टरपीस भी अपने हाथों से जाने दिया जिसे एम्परर ने अभी तक संभाल कर रखा था। अगर यहाँ पर बैठे सभी लोग मर जाएंगे तो एम्पायर के अनगिनत रेड फोर्स को कौन हैंडल करेगा। तो इसीलिए हमने मैजेस्टी के साथ मिलकर एक ऑफर निकाला है, एक सॉल्यूशन जिससे तुम सब बच सकते हो। हम प्रिमोडियल कोर पर वापस से रेड मारेंगे। ये सुनकर यहाँ के हेड पूछते हैं क्या हम सक्सेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर सर वन अभी नहीं टिक पाए। तब वो बंदा बोलता है निफ्रीम, हम वहाँ पर निफ्रीम को भेजेंगे। यह सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ बोलते हैं क्या इसने अभी निफ्रीम का नाम लिया। यह सुनकर वहाँ के हेड बोलते हैं एक मिनट, तुम वहाँ पर निफ्रीम को कैसे भेज सकते हो, उसके अंदर तो बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। फिर वो बंदा बोलता है निफ्रीम एक फेलियर नहीं बल्कि एक सक्सेस है जिसे हम डेनी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि सर वन और उनकी फोर्स प्रिमोडियल कोर से जिंदा बाहर क्यों नहीं निकल आती, क्योंकि वो कमजोर है या फिर बहुत ही ढीले है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रीजन क्या है? सर वन और उनके रेड फोर्स के पास कुछ चीजों की कमी थी और वो कमी सिर्फ एक है जो सर वन के पास थी मगर निफ्रीम के पास नहीं। इसीलिए हम इस बार सक्सेस जरूर होंगे। इधर हम देखते हैं डिवोवर को जिसे बार बार चीखें आ रही थी। ये देखकर वो बोलता है मुझे कुछ अशुभ सा लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, या फिर कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो रहा ना। फिर हम देखते हैं डिवोवर आलसियों की तरह लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर इस सिचुएशन में जब मुझे नहीं पता ह्यूमंस कब हमला कर सकते हैं, इस समय अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो पैड्रिक मुझे बहुत डांटेगा। वो हड्डियों का ढांचा पक्का बहुत डरावना दिखेगा। हाँ, अब मैं और परेशान नहीं होना चाहता हूँ। ये ह्यूमंस इस समय फिफ्थ रोड के पास ही आएंगे, शायद मुझे उसी साइड जाना चाहिए। फिर वो जाते ही सबसे पहले 16 ब्लैक टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, मगर मैं इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और वो ये सोचने के साथ आगे बढ़ जाता है जहाँ वो एंट्रोपोपागो को देखता है जो कि रूम 5 का मैनेजर होता है और सोचता है जहाँ तक मुझे याद है उस हिसाब से तो जब तक इसकी मेन बॉडी को खाना मिलेगा तब तक ये अपने आप को रीजनरेट कर पाएगा। फिर वो मेन बॉडी को देखते हुए बोलता है अच्छा है, इसका मेन बॉडी अभी तक जिंदा है, अब ये मेरी हेल्प के बिना भी अपने आप को हील कर लेगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग के 4 रूम तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब ये मुझे पैड्रिक से डिस्कस करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे फिर से सुनाएगा। अब मैं बाकी का बाद में सोचूंगा। तो क्या अब मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सिर्फ फिल्थ रोड और रूम 5 की जांच किया है, मगर मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। पैड्रिक जरूर मेरी बातों को समझ जाएगा। तभी वो ऐसे चलते चलते एक केव के सामने आ जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मगर डिवोवर को देखकर उसके अंदर जो भी होता है उसे ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने उसके डंजन पर अटैक कर दिया है। फिर वहाँ से एक अटैक निकलता है जिसे डिवोवर आसानी से डॉज कर लेता है। हम देखते हैं ये एक डेगर होता है जो इतनी प्रेशर से निकला होता है कि वो डायरेक्ट जाकर दीवार में घुस गया होता है। इस हरकत के कारण डिवोवर गुस्से में आ जाता है। फिर उस केव के अंदर से कोई गुस्से में निकलते हुए बोल रहा होता है ये गंदे इंसान भी ना जब तक ये इस जगह पर पैर रखते हैं तब तक ये वापस जाने के बारे में सोचे भी ना। तभी वहाँ पर रेनी भागते हुए आकर बोलती है मुझे लगता है कि कुछ तुच्छ इंसानों ने हमला कर दिया है। फिर डिवोवर बोलता है क्या वो तुम थी? तब रेनी माफी मांगने लगती है। फिर डिवोवर बोलता है कोई बात नहीं, मैं बस हल्का सा कूदा था, वैसे ये सब हटाओ। रेनी आज तो तुम सज धज के आई हो। फिर रेनी खुश होते हुए बोलती है मुझे खुशी हुई कि आपने नोटिस किया। ये सुनकर डिवोवर सोचने लगता है कुछ स्पेशल हो रहा है। इसने मेड वाली ड्रेस को भी उतार दिया, कहीं ये पैड्रिक से पहले तो काम छोड़ने की बात नहीं सोच रही ना। फिर रेनी बोलती है ये कुछ स्पेशल है तो क्या आप रेनी को अपना कुछ समय दोगे? ये सुनकर डिवोवर ओके बोलते हुए सोचता है बस ये मुझे रिजाइनेशन लेटर न दे दे। फिर रेनी उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर टेबल और चेयर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कन्फ्यूज करने वाली है। फिर वो डिवोवर को बैठने के लिए बोलती है जब तक कि वो चाय लेकर ना आ जाए। इधर हम देखते डिवोवर को जो कि सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि प्लीज वो रिजाइनेशन लेटर ना दे। फिर वहाँ पर रेनी चाय लेकर आ जाती है और उसे चाय देते हुए बोलती है ये जगह सिर्फ मैं जानती थी मगर आज से आप भी जानते हैं। मगर डिवोवर टेंशन लेते हुए बस बोले ही जा रहा था प्लीज ये रिजाइनेशन लेटर ना दे। रेनी को डिवोवर के साथ काम करते हुए पूरे 80 साल हो चुके थे। फिर रेनी बोलती है क्या आपको याद है? तब डिवोवर बोलता है हाँ मुझे सब याद है, कैसे 80 साल पहले डंजन जैसे ही पॉपुलर हुआ वैसे ही हजारों से भी ज्यादा डंजन्स को नष्ट कर दिया गया और जो ह्यूमंस प्रीमोडियल कोर पर हमला कर रहे थे उनके नंबर भी हजारों से ज्यादा बढ़ गए थे। ये वही समय था जब रीनी को एक निकनेम दिया गया था। फिर डिवोवर रियलिटी में आते हुए बोलता है तुम्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ा है, क्या तुम्हारी राइट आई सही है? फिर डिवोवर मन ही मन सोचता है सही हुआ ये रिजाइनेशन लेटर नहीं था। उसकी बात सुनकर रीनी बोलती है आपको मेरा राइट आई याद है? ये जानकर मुझे खुशी हुई। डिवोवर कहता है मैं ये बात
हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। तब रिनी कहती है मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी रक्षा कर पाई। यह सुनकर डिवोवर बोलता है क्या मतलब कि तुम्हें खुशी हुई? और वो सोचता है कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं जा रही ना? क्या ये मुझे रिजाइनेशन लेटर देने वाली है? नहीं नहीं, तुम मुझे रिजाइनेशन लेटर नहीं दे सकती। फिर रिनी बोलती है मिस्टर डिवोवर, मैं आपको पसंद करती हूँ पूरे 80 सालों से, और मैं इस मूवमेंट का हमेशा से इंतजार कर रही थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर उसे समझाते हुए उससे बोलता है रिनी, कन्फेस करने के लिए धन्यवाद, मगर हमारी लाइफ हमेशा मौत के आसपास घूमती रहती है। हमें नहीं पता कि हम कब घायल हो जाए या फिर मर जाए। हम दोनों ही नहीं चाहेंगे कि किसी एक के मरने के बाद हम पूरी जिंदगी एक दूसरे की याद में गुजार दे। ये सुनकर रिनी बोलती है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मगर मैं इसे अब अपने तक नहीं रख सकती। मिस्टर डिवोवर रिनी को रिजेक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे, ये ख्याल बहुत ही डरावना है। फिर वो हार्ट शेप जेम निकालते हुए बोलती है रिनी चाहती थी डिवोवर हमेशा उसे पसंद करे, भले ही इसका प्राइस कुछ भी क्यों ना हो। फिर वो डिवोवर के पास आते हुए बोलती है भले ही मुझे इस जेम का सहारा लेना क्यों ना पड़े। ये सुनकर डिवोवर उसे शांत रहने को बोलते हैं। फिर रिनी वो जेम दिखाते हुए बोलती है इससे मेरी विश पूरी हो जाएगी। उस स्टोन को देखकर डिवोवर हैरान होते हुए रिनी को वो स्टोन दूर रखने को बोलता है। तभी अचानक से डिवोवर की बॉडी में से मैजिक निकलने लगता है और वो कहता है रिनी, तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? ये बोलने के साथ ही डिवोवर की बॉडी बदलने लगती है। ये सब देखकर रिनी के हाथ से वो जेम गिरकर टूट जाता है। ये सब देखकर रिनी हैरान होते हुए बोलती है ये क्या हो रहा है? अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पैड्रिक को दिखाया जाता है जो डिवोवर के चारों ओर घूम घूम कर उसे चेक कर रहा था कि क्या डिवोवर उसे सुन भी रहा है। आखिर उन्होंने रिनी को क्यों डरा दिया था और अब वो कहाँ पर है? फिर वो गुस्से से बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि मैं अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रहा। आखिर तुम किसी को किक मारते हुए ये क्यों नहीं दिखाते हो कि वो दोस्त है या दुश्मन? फिर डिवोवर उदास होते हुए पूछता है कि आखिर मैं ये सब ठीक कैसे करूँगा? तब पैड्रिक बोलता है ये सब रायता आपने फैलाया है तो आपको ही इसे साफ करना होगा। आप मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी मदद करूंगा। वैसे ये सब आपकी गलती नहीं है, मगर आपने जो किया था उसमें आपकी गलती थी। फिर डिवोवर बोलता है मैं तुम्हारी वजह से कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तब पैड्रिक अपनी हेल्प ऑफर करते हुए बोलता है क्या याद करने में मैं आपकी हेल्प करूँ? फिर वो बताता है कि आप जब गुस्से में हर तरफ अपना मैजिक रिलीज करते हुए रिनी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब मैं आपको आकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिनी ने क्या कर दिया है। फिर मैंने उसे समझाते हुए आपसे दूर होने के लिए बोला, ये कहते हुए कि मैं सब संभाल लूंगा, मगर वो सही कंडीशन में नहीं दिख रही थी। उसे मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। यह देखकर मैंने उसे मारते हुए आपसे दूर कर दिया था। फिर मैं उससे माफी मांगते हुए आपको शांत कराने के लिए आगे बढ़ा, जहाँ आप इतने गुस्से में थे कि आपको ऐसा लगा जैसे मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। क्या आपको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा? ये सुनकर डिवोवर उदास होते हुए सॉरी बोलने लगता है। फिर पैट्रिक बोलता है कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ली, इतना ही काफी है। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तब डिवोवर उस स्टोन को देखते हुए बोलता है कि बस ये सब हो गया था, अब मुझे रिनी को ढूंढने जाना होगा। तब पैट्रिक कहता है इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यह सुनकर डिवोवर बोलता है मुझे लगा कि तुम मना कर दोगे उसे ढूंढने जाने के लिए। तब पैट्रिक याद दिलाता है कि रिनी इस जगह के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो आपके लिए खाना लाकर बनाती है, बाकी मॉन्स्टर की डाइट डिसाइड करती है, साफ सफाई करती है, डंजन को रिपेयर करती है, मॉन्स्टर को हील करती है और ट्रैप्स भी बिछाती है ताकि कोई इंसान यहाँ पर ना पहुँच पाए। सभी रूम्स का कंप्लेंट देखते हुए उनकी काउंसलिंग करती है और वो सभी खजानों को पैसों में कन्वर्ट करके सबको इनकम देती है। बल्कि मिस्टर डंजन्स का ध्यान अकेले मिस रिनी ही रखती है। उसके ना रहते हुए ये डंजन तहस नहस हो जाएगा। इस जगह के लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिनी है, आपके यहाँ पर रहने ना रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर डिवोवर हैरान होते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है। तब पैट्रिक रिनी को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाने के लिए बोलता है, इससे कि पहले बहुत लेट हो जाए, भले ही आपको उसके सामने भीख मांगना पड़े या कुछ और करना पड़े या फिर उसके पैरों को किस करना पड़े, मगर आपको उसे किसी भी हालत में लाना पड़ेगा। अगर आप उसे ढूंढने जा रहे हैं तो आप अपने साथ इसे ले जाइए। ये डेमेरा है जो कि माना स्टेबलाइजर का काम करता है। आपको इसके अलावा और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग माना ब्लैक फ्लो होता रहता है, जिस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही से नहीं होता। कभी कभी 6 उंगलियां आ जाती है जैसे अभी आ गई है। ऐसी सिचुएशन में ये ब्रेसलेट आपकी मदद करेगा। भले ही इसका इफेक्ट कुछ देर के लिए होगा, मगर ये आपकी हेल्प करेगा। उसे लेते हुए डिवोवर कहता है तुम्हें इतना प्रिपेयर देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है, आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? तब पैट्रिक बोलता है ये मुझे रास्ते में मिला। वैसे बॉस मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसका गलत यूज मत करना। तब डिवोवर बोलता है इसे यूज करते टाइम मुझे सब पता चल जाएगा। ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अब जा रहा हूँ, इसीलिए
इस जगह पर मेरे ना होते हुए यहाँ की देखभाल करना। तब पैट्रिक बोलता है ऐसा भी नहीं है जिसे आपको विलेज छोड़ना है, आप यहाँ पर 5 दिन के अंदर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर वो ह्यूमंस भी जल्द ही हमला करने वाले हैं। ये सुनकर डिवोवर बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पर रेड फोर्स के आने से पहले पहुँच जाऊंगा। तब पैट्रिक बोलता है अगर मैं आपके न रहते हुए इस जगह को न बचा पाया तो पता नहीं क्या होगा जब वो सब उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो आपको 5 दिन में आना है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना। फिर डिवोवर वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, मैं रीनी को यहाँ पर 5 दिन के अंदर लेकर आ जाऊंगा। फिर पैट्रिक चिल्लाते हुए बोलता है विलेज से जाते हुए फालतू का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट मत करना, क्योंकि डंजन के मॉन्स्टर को विलेज में छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये सुनकर डिवोवर हंसते हुए बोलता है अगर कुछ गलत हो जाएगा तो मैं सब डिस्ट्रॉय कर वापिस आ जाऊंगा। ये सुनकर पैट्रिक गुस्से में उसे ऐसा कुछ करने से मना करता है। फिर वो सोचता है ये चीजें जितनी आसान दिखती है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रीनी जहाँ पर अपना माना स्टोन बेचने गई थी वहाँ से वो एक जेम लेकर आई जिसके अंदर एक डीमन था, जिसकी वजह से बॉस ने अपना माइंड खोकर रीनी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो मरते मरते बची। अगर बॉस को इसके बारे में पता चल जाता तो वो एक अपोकलिप्स ला देते जिस वजह से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती। मगर ये मानव प्रजाति के नष्ट होने का समय नहीं है। तभी उसकी नजर एक पेपर पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था कि डंजन पर इंसान 3 दिन में हमला करने वाले हैं। मगर पैट्रिक ने तो डिवोवर को 5 दिन का समय दिया था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। इधर हम देखते डिवोवर को जो कि एक पत्थर पर मस्त आराम कर रहा था, जो कि इस बात से पूरी तरह से बेखबर था। और फिर डिवोवर मस्त आराम करते हुए सोच रहा था डैम इट, ये दूसरी बार है जब मैं टेलीपोर्ट होकर बिजेरे पैलेस पर आया हूँ। फिर उसे पैट्रिक की बात याद आती है जहाँ उसने ज्यादा मना पावर यूज करने से मना किया था। फिर वो सोचता है क्या ये मैजिक की वजह से है, चलो मुझे वापिस से एक बार और कोशिश करनी चाहिए। फिर वो कोऑर्डिनेट सेट करता है जहाँ पर रीनी ने अपना माना स्टोन बेचा था। फिर वो टेलीपोर्ट करने के लिए मैजिक पावर यूज करने लगता है और वो जा रहा होता है हेस्टिन विलेज। अब हमें एक लेडी बॉस को दिखाया जाता है जो बोल रही थी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान यहाँ तक आया है, मैं तुम मॉन्स्टर पर एक रहम करती हूँ तुम सबको एक आसान मौत देकर। यह सुनकर वो इंसान बोलता है क्या ये एक मजाक था, तुम्हारे जैसा नीच राक्षस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं इलाइट रेड फोर्स 32nd का एक मेंबर हूँ, इसीलिए हम सब इलाइट वॉरियर्स हैं। डेब्रेक येलो टाइगर मर्सनरी स्क्वाड, हम तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को उस थ्रोन से उतार कर रहेंगे जिसके लायक तुम नहीं हो। अब हम हमारा नाम पूरे कॉन्टिनेंट में बनाएंगे, इसीलिए तुम हमें पहले ही याद कर लो। ये सुनकर वो बोलती है कितने बेवकूफ हो, मैं डीमन किंग की 17th सक्सेसर हूँ, एम्सोड्यूस। फिर वो अपना एक स्पेल यूज करते हुए बोलती है अपने आप को लकी समझो क्योंकि तुम्हारे मरने से पहले तुम मुझसे मिले और तुम्हें मेरा नाम जानने का मौका मिला। ये सुनकर वो आदमी आगे बढ़ते हुए बोलता है याद रखना मैं तुम्हारा घमंड तोड़ कर रहूंगा। और ये कहने के साथ वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, मगर एम्सोड्यूस उसे रोक लेती है। ये देखकर वो अपनी साथी को बोलता है कि रेगुलर बोल्ट इसके स्टिक को नहीं काट पा रहा। यह सुनकर उसका साथी कहता है कोई बात नहीं कैप्टन, आप बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। इधर एम्सोड्यूस चिल्लाते हुए बोलती है पैथेटिक ह्यूमंस, क्या तुम्हें तुम्हारी औकात भी नहीं पता, तुम इस जमीन पर जलकर खाक हो जाओगे। तभी वो कैप्टन हैरान होते हुए देखता है इसके पीछे आइस है, मतलब यह आइस मैजिक यूज कर सकती है। यह देखकर उसके बाकी के साथी शौक होते हुए उसे देखकर सोचते हैं क्या ये दूसरे मैजिक स्पेल के साथ में तैयार भी है। इधर एम्सोड्यूस अपना स्टिक लेते हुए एक मैजिक पावर यूज करने लगती है। ये देखकर वो कैप्टन एम्सोड्यूस के पास में भागते हुए आने लगता है। फिर एम्सोड्यूस अपना अटैक कर देती है, मगर इसका मुंह तो तब बन जाता है जब वो देखती है कि कैप्टन ने उसके स्पेल को शील्ड से रोक दिया है। यह देखकर एम्सोड्यूस भी हैरान रह जाती है। इधर कैप्टन के साथी उसके लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। ये सब देखकर एम्सोड्यूस गुस्से में कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के अटैक आपस में टकराने से पहले ही वहाँ की दीवार में क्रैक होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ की दीवार टूट जाती है। फिर वो दोनों ही जमीन पर आकर गिरते हैं, जिससे उन दोनों को ही चोट आ जाती है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर वो दोनों सोचते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। फिर कैप्टन के साथी वहाँ पर आकर उसे संभालने लगते हैं। फिर कैप्टन बोलता है कि आखिर वो कौन है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था कि यहाँ पर कोई और रेड फोर्स आएगी। एम्सोड्यूस भी सोच रही थी क्या वहाँ पर कोई और रेड फोर्स है क्या, अगर वो स्ट्रॉन्ग हुए तो वो आसानी से डीमन किंग फोर्ट्रेस को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। मगर ये कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से हर तरफ धुआं फैल जाता है। तभी उसमें से डिवोवर निकलते हुए बोलता है ओए इंसान, क्या तुम्हें पता है हस्तिन विलेज कहाँ पर है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एम्सोड्यूस और कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम अचानक से यहाँ आने के बाद तुम हमसे पूछ रहे हो कि हस्तिन विलेज कहाँ पर है। फिर उन्हें देखते हुए डिवोवर कहता है तुम इंसान दिख रहे हो, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस डीमन किंग से दूर रहूं। मगर पहले वाला डीमन किंग काफी अलग था, क्या इसी को ही जनरेशन गैप कहते हैं। इधर उसकी ये बात सुनकर एम्सोड्यूस गुस्से में बोलती है तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान बढ़ भी गए तो क्या हुआ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। मगर हमारा डिवोवर तो अभी अपने ख्यालों में
में ही खोया हुआ था। दूसरी तरफ एमसीड्यूस गुस्से में कहती है, तुम जैसे तुच्छ इंसानों को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किलों को तहस नहस करने की? हाँ मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। तभी कुछ लोग कैप्टन को बताते हैं कि सपोर्ट फोर्स आ गई है। यह सुनकर कैप्टन उन्हें डीमन किंग का रेड करने के लिए बोलता है। तभी उन्हें डिवोवर रुकने के लिए कहता है ताकि वो हस्तिन विलेज के बारे में पूछ सके, मगर उसकी बात सुने बिना ही उन दोनों पार्टीज में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी। यह देखकर डिवोवर परेशान होते हुए बोलता है, ये कितना थका देने वाला काम है। लगता है मुझे अब रिनी को ढूंढने जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बातचीत से कोई काम नहीं बनने वाला। अगर मैं लेट हो गया तो मुझे पैट्रिक बहुत सुनाएगा। ये सारी चीजें सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इधर डीमन किंग और ह्यूमंस अभी भी बहस कर रहे थे। ये देखकर डिवोवर अपना मैजिक रिलीज करते हुए असली फॉर्म में आने लगता है। यह देखकर सभी इंसान हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन है। फिर वो एक एक करके सभी इंसानों को पकड़कर खा जाता है और फिर आराम से आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर तो भाई डीमन किंग भी हैरान रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका ये रूप देखकर डीमन किंग पूछती है, अभी ये तुमने क्या किया? ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हारे अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग हूँ। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी इस ताकत के पीछे का राज क्या है? ये सब सुनकर डिवोवर का मुंह ही बन जाता है। फिर डीमन किंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मैं हूँ द ग्रेट डीमन किंग की 17th संतान एमसीड्यूस, तो मेरा नाम। लेकिन तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए डिवोवर बोलता है, मुझे नफरत है इससे, मगर मुझे इन्फॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करना है। हेलो मेरा नाम। तभी उसे याद आता है कि कैसे पैट्रिक ने उसे अपनी आइडेंटिटी किसी को भी न बताने के लिए कहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ रिनी को ढूंढने आया हूँ। फिर वो अपना नाम डेविड बताता है और वो सोचता है ये कितना बचकाना है, मगर मुझे इसके अलावा कोई भी नाम दिमाग में नहीं आया। ये सुनकर लेडी बॉस खुश होते हुए बोलती है, क्या मैं आपको सर डेविड बुला सकती हूँ? ये सुनकर डिवोवर मना नहीं कर पाता। फिर वो उसे थैंक्स बोलने लगती है सभी इंसानों को खत्म करने के लिए, मगर उसे क्या पता डिवोवर तो शांति भरी लाइफ चाहता है, इसीलिए उसने उन सभी को खत्म कर दिया। फिर वो उसे बताती है कि उसकी हेल्प के बिना वो कभी भी नहीं जीत पाती। ये सुनकर डिवोवर उसे बताता है कि उसने उसकी हेल्प अनजाने में कर दी, उसका कुछ भी करने का इरादा नहीं था। यह सुनकर लेडी बॉस कहती है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी हेल्प के बदले हेल्प करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? और डिवोवर तो यही सुनना चाहता था। वो खुश होते हुए हाँ में जवाब देता है और हस्तिन के बारे में पूछ लेता है और वो सोचने लगता है, ऐसा लगता है इसे उसके बारे में पता है। अच्छा हुआ मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। रिनी तुम कुछ और देर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मगर अगले ही सेकंड उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है जब लेडी बॉस बताती है कि ये हस्तिन क्या है। उसकी बातें सुनकर डिवोवर सोचता है उसे सिर्फ हस्तिन के बारे में पता ही नहीं है, बल्कि उसने इसका कभी नाम ही नहीं सुना। कहीं मैं बहुत आगे तो नहीं आ गया हूँ ना? फिर डिवोवर उससे इंसानों का विलेज पूछता है जो यहाँ से सबसे पास हो। तब लेडी बॉस रियाजे का नाम बोलती है। ये सुनकर डिवोवर परेशान होने लगता है, क्योंकि रियाजे एम्पायर का कैपिटल है, जहाँ से हस्तिन विलेज 2 महीने की दूरी पर है। ये सब सोचकर वो वहीं पर ही लेट जाता है। यह देखकर लेडी बॉस उससे इसका रीजन पूछती है। तब डिवोवर कहता है कि वो बहुत दूर आ गया है। फिर लेडी बॉस पूछती है, क्या तुम कहीं दूर जाना चाहते हो? तो क्यों ना टेलीपोर्टेशन हब का यूज करो। यह सुनकर डिवोवर इसके बारे में पूछता है। तब लेडी बॉस बताती है कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने एल्केमी मैजिक का यूज किया इसे बनाने में। यह सुनकर डिवोवर पूछने लगता है कि ये अभी कहाँ पर है। यह सुनकर लेडी बॉस उससे पूछती है, क्या वो इसका यूज करके रियाजे जाना चाहता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिवोवर रियाजे पहुंच चुका होता है। रियाजे में पहुंचने के बाद डिवोवर कहता है, क्या यही सेंट्रल पार्ट है? तब लेडी बॉस बताती है कि ये बेस्ट जगह है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये सुनकर डिवोवर सोचने लगता है कि रिनी यहाँ मिले इसका चांस बहुत ही कम है, मगर यह भी गारंटी नहीं है कि वो हस्तिन में मिलेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर भी उसे ढूंढना चाहिए। फिर लेडी बॉस बताती है, तुमने बोला एक सिल्वर हेयर वाली लड़की को ढूंढ रहे हो, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। फिर डिवोवर पूछने लगता है कि डीमन कैस्टल का क्या हुआ? तुम तो वहाँ की बॉस हो ना? ये सुनकर लेडी बॉस खुश होते हुए बोलती है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, मगर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक डीमन क्वीन हूँ जो राज करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। वो डीमन कैस्टल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ वही डीमन का एरा हो जाता है और मेरे पीछे खड़े होने वाले डीमंस मेरी आर्मी बन जाते हैं। ये सुनकर डिवोवर पूछता है, क्या ये एक डीमन क्वीन की ऑथोरिटी जैसा है? अगर आप चाहो तो सभी डीमंस को बुला सकती हो, आपके पास ये ताकत होगी। ये सुनकर लेडी बॉस हाँ में जवाब देती है और कहती है कि उसने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, मगर मेरे फादर ऐसा कर चुके हैं, इसलिए मैं भी जरूर ऐसा कुछ कर पाऊंगी। मगर ये सच है कि जो कैस्टल फादर ने मुझे दिया था अब वो आधे से ज्यादा तहस नहस हो चुका है। ये सुनकर डिवोवर माफी मांगने लगता है, क्योंकि तबाह तो उसी ने किया। तब लेडी बॉस बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ह्यूमंस हमेशा उसे तबाह करने के लिए आते रहते हैं। फिर वो दोनों ये बातें बंद करके कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए चले जाते हैं। अब हमें उन दोनों को बार में दिखाया जाता है, जहाँ लेडी बॉस बियर ऑर्डर करके एक ही साथ पूरा मग खाली कर देती है। यह देखकर डिवोवर हैरान होते हुए कहता है, अभी हमें
बहुत दूर जाना है, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए लेडी बॉस कहती है, अभी शायद तुम्हें पता नहीं है, इंसानों के एरिया में बार ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आसपास देखो और अपने कान खुले रखो, यहाँ हर कोई कुछ न कुछ काम की बात कर रहा होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पसंद आए उसकी बात पर ध्यान दो। यह सुनकर डिवोवर अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ पर उसकी नजर एक बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसके बारे में पूछता है। तब बॉस बताती है कि यह वह चीज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें यहीं से सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यह सुनकर डिवोवर कहता है, क्या तुमने सही में बताया था? उसके बाद वो एक पेपर को देखते हुए सोचता है, इस पर सभी डंजन्स मेंबर के नाम है जो रेड फोर्स में है। मैंने सुना था यह इसलिए यूज किया जाता है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि उन्हें कौन से डंजन में जाना है, मगर मुझे अभी भी देखना बाकी है कि दो ग्रुप सेम डंजन में चले जाए। तभी लेडी बॉस कहती है, यह सब रिवॉर्ड की वजह से होता है, ह्यूमंस इतने बेकार है कि क्या बताऊं, अगर वो एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो कब का वो सभी डंजन्स पर कब्जा कर चुके होते, मगर उनके अंदर एकता नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तब डिवोवर कहता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात हुई। ये सुनकर वो उसका मतलब पूछती है। तब डिवोवर कहता है, क्या तुम भी डंजन्स की डीमन हो? ये सुनकर लेडी बॉस हैरान होते हुए सोचती है, ये कितना अजीब है कि मैं एक डीमन क्वीन हूँ, इसलिए आराम से बाहर घूम रही हूँ, मगर मिस्टर डेविड तो एक डंजन के डीमन है, तो वो ऐसे बाहर फ्रीली क्यों घूम रहे हैं? ये सुनकर डिवोवर कहता है, इसे एक्सप्लेन करना हल्का मुश्किल है, तो क्या तुम इसे इग्नोर कर सकती हो? ये सुनकर लेडी बॉस कहती है, समझ गई मिस्टर डेविड, आपको अभी बहुत कुछ छुपाने की जरूरत है, आपके पास इसका जरूर कोई रीजन होगा। तभी डिवोवर की नजर एक कागज पर पड़ती है जहाँ उसके घर का एड्रेस होता है। यह देखकर वो सोचता है, सही हुआ यहाँ पर फोर्स का नाम नहीं है, इसका मतलब अभी मेरे पास टाइम है। उसे हैरान होते हुए देखकर लेडी बॉस भी वो कागज मांगने लगती है ताकि वो भी उसे देख सके। उसे देखते हुए वो कहती है, ये 7 इविल डंजन के प्रिमोडियल कोर पर अटैक करने के लिए बनाया गया है। तब डिवोवर पूछता है, क्या तुम्हें प्रिमोडियल कोर के बारे में पता है? तब लेडी बॉस बताती है, इसके बारे में किसे नहीं पता होगा, ये प्रिमोडियल कोर डंजन का सेंटर है जिसे ये गवार ह्यूमंस भी पहचान गए, और ये सभी डीमन का गोल भी है, और इन सभी डंजन्स के सबसे टॉप पर प्रिमोडियल कोर का लॉर्ड है जो इस पर राज करता है। वो गॉड के गार्डियन है जो उन सभी को सजा देते हैं जो डर से कांपने लगते हैं, और एक एंशिएंट मॉन्स्टर उसके टॉप पर रहता है जिसका नाम डिवोवर है। ये सुनकर डिवोवर सोचता है, जिस राज करने वाले मॉन्स्टर की बात तुम कर रही हो वो अपने हायर किए हुए मॉन्स्टर से डांट खाता है। फिर लेडी बॉस कहती है, मुझे डंजन्स में सबसे ज्यादा पसंद प्रिमोडियल कोर ही है, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ ताकि मैं डिवोवर के साइड रह सकूं। ये सुनकर डिवोवर परेशान होते हुए सोचता है, तुम अभी उसके बगल में ही बैठी हो। फिर लेडी बॉस डिवोवर की तारीफ करते हुए कहती है, वो कितना कूल है, उसकी जैसी स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है, मैं सही में उसके जैसा बनना चाहती हूँ। मेरे फादर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो सही में डीमन किंग बनने के लायक थे, मगर उनसे स्ट्रॉन्ग एक इंसान था, शायद उसका नाम हीरो वर्न है। ये सुनकर डिवोवर कहता है, क्या सही में वो एक इंसान से हार गए? मैं उस इंसान से नहीं मिलना चाहूंगा। अब उस पागल को कौन बताए कि वो सोते हुए ही हीरो वर्न को खा गया, तो अब मिलने का चांस पैदा ही नहीं होता। फिर लेडी बॉस सिंसियर होकर कहती है, मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ डंजन पर राज करके नहीं रहना चाहती, मैं बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि डीमंस मेरे से अट्रैक्ट हो सके, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। क्या ये कूल नहीं है? ये सुनकर डिवोवर हाँ में जवाब देता है और सोचता है, शायद ये यंग होने की वजह से इतनी पॉजिटिव है, मैं भी ऐसा हुआ करता था, मगर अब मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है। मैं इतना एनर्जेटिक था कि मैंने पूरी एक आर्मी खड़ी कर दी थी जो आधी दुनिया को खत्म कर सकती थी। यह वही समय था जब मैंने पूरी दुनिया का ज्ञान अपने अंदर समाने की कोशिश की थी। मैं उस इंसान के साथ घुलने मिलने लगा जिन्हें मैं तुच्छ कहता था, भावनाओं में बहता चला गया, मैंने अपना सब दे दिया जो मेरे पास था, मगर लास्ट में पता चला यह सारी चीजें किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ का एक गोल फिक्स कर लिया था, वो था लेजी बनकर हमेशा आराम करते रहना। इधर लेडी बॉस सो गई थी। यह देखकर डिवोवर हैरान होकर उसे देखने लगता है, क्या ये सही में सो गई है? यह देखकर वो बारटेंडर से एक रिक्वेस्ट करते हुए रूम अरेंज करने के लिए बोलता है और वहाँ से लेडी बॉस को उठाकर ले जाने लगता है। इधर ह्यूमंस डंजन के बारे में कुछ बात करने लगते हैं। तभी बुलेटिन बोर्ड पर एक नया पेपर लगता है जो शायद रेड फोर्स और डंजन से रिलेटेड था, मगर अभी हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। लेडी बॉस की जब नींद खुलती है तब वो देखती है उसका सिर दर्द हो रहा है। फिर वो डिवोवर को बताती है कि उसे कल का कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर डिवोवर उसके पास आते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। तभी वो डरते हुए पीछे गिर जाता है। ये देखकर लेडी बॉस उसके डरने का रीजन पूछती है। फिर डिवोवर कहता है, कहीं मेरी आंख तो खराब नहीं हो गई ना? तुम आखिर इतनी छोटी क्यों दिख रही हो? ये सुनकर लेडी बॉस गुस्से में कहती है कि वो छोटी नहीं हुई है। तब डिवोवर बोलता है, तो क्या तुमने अपना एज कम किया है? तब लेडी बॉस बोलती है, डेविड आपको नहीं लगता कि आपको शब्द चूज करना नहीं आता है कि किससे कैसे बात करना है? फिर वो डिवोवर को मारने लगती है। यह देखकर डिवोवर पूछता है, आखिर तुमने
तुमने अपने आप को अचानक से यंग क्यों कर लिया? मैं तो कुछ देर के लिए डर गया था और हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तब वो बोलती है मैं यंग नहीं हुई हूँ और ये दर्द करेगा। कल मैं अपने सेकंड फॉर्म में थी ताकि ह्यूमंस मुझे नीचा ना दिखाए और ये मेरा फर्स्ट वर्जन है। इधर डिवोवर का बुरा हाल हो गया था मार खा खा कर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लड़कियों से उनके एज को लेकर बहस नहीं करना चाहिए। फिर वो पूछता है जो कल तुम्हारा फॉर्म था वो ओरिजिनल नहीं था बल्कि ये ओरिजिनल है। फिर लेडी बॉस पूछती है कि उसके फेस को क्या हुआ, कहीं लेट नाइट स्नैक्स खाने की वजह से तो नहीं हुआ? और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक में ह्यूमन का फ्यूचर फॉर्म दिखाया जाता है कि आखिर वो आगे जाकर कैसा दिखने वाला है। इसका मतलब मैं बड़ी होकर सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। ये सुनकर डिवोवर कहता है तो ऐसा है। तब लेडी बॉस बोलती है क्या तुम्हें अब समझ आया? ये सुनकर वो बेचारा हाँ में जवाब देता है। डंजन में तो उसे पैड्रिक आराम से नहीं रहने देता और बाहर भी आकर उसका यही हाल है। फिर वो चिल्लाते हुए पूछती है क्या वो उसके आंसर से अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ? तब डिवोवर उसे नए कपड़े लेने के लिए सलाह देता है। ये सुनकर लेडी बॉस कहती है तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब हमें हस्तिन विलेज को दिखाया जाता है जहाँ सोल्जर्स कह रहे थे कि हस्तिन वालों हमारी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से गेट ओपन करके रेड फोर्स वालों का स्वागत करो। हम यहाँ पर राइजे से आए हैं ताकि हम प्रिमोडियल कोर पर रेड कर सके। अब हमें लॉर्ड ऑफ हस्तिन को एक लेटर पढ़ते हुए दिखाया जाता है जो थर्ड आई के द्वारा भेजा गया था। फिर वो गुस्से में कहते हैं सेकंड रैंक के डंजन में घुसने के लिए लॉर्ड का परमिशन चाहिए होता है, मगर ये सब तो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं और ऊपर से ये ऑर्डर रॉयल फैमिली से आया है, इसलिए मैं इसे ठुकरा भी नहीं सकता। फिर वो अपनी साथी से पूछते हैं क्या ये रेड फोर्स प्रीमोडल कोर में पहुंचने में सफल भी होगी या नहीं। ये सुनकर वो ना में सिर घुमाती है। तब लॉर्ड बोलते हैं क्या तुम भी यही सोचती हो? वो सभी रेड फोर्स बहुत ही कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि वो प्रीमोडल कोर तक पहुंच भी पाएंगे। आखिर वो थर्ड आई वाले अपने आप को समझते क्या है? अगर वो प्रीमोडल कोर के साथ जो गड़बड़ करेंगे तो मेरा शहर खतरे में पड़ जाएगा। मुझे अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स को वहाँ पर भेजना चाहिए ताकि वो प्रीमोडल कोर को तबाह कर सके, मगर इसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी चाहिए। फिर उनकी साथी कहती है आप जितना सोच रहे हैं उनकी शायद जरूरत ना हो, क्या पता आपको जिसका आंसर चाहिए वो आपके सामने ही हो। उसकी बातें सुनकर लॉर्ड समझ जाते हैं मेज विंग मेरा ये काम कर सकती है। उन्होंने अभी हाई क्वालिटी की चीजें बनाने में प्रोग्रेस किया है, मगर उनके लिए भी ए रैंक के प्रीमोडल कोर को हराना आसान नहीं होगा। मगर ह्यूमर के हिसाब से उनके मॉन्स्टर्स ने क्रॉस रोड के गेटकीपर को हरा दिया था। क्या उनके बॉस डिवोवर ने हीरो वन के खिलाफ फाइट किया था? फिर वो अपनी साथी को अभी मेज टावर में रिक्वेस्ट भेजने को कह देते हैं और बोलते हैं उन्हें बता देना मैं उन्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा, इसलिए वो प्रीमोडल कोर को जल्द से जल्द तबाह कर दे। तभी वहाँ पर निफ्रिम आ जाता है जो आते ही पूछता है काउंट कौन है, और तुम लोगों को बता दो लॉर्ड को ही काउंट कहते हैं। उसे देखकर लॉर्ड पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। फिर निफ्रिम कहता है मुझे माफ करना, मेरे 1000 बार बोलने पर भी आपने गेट नहीं खोला, इसलिए मुझे डायरेक्ट अंदर आना पड़ा। तब लॉर्ड उससे वहाँ पर आने का रीजन पूछते हैं। ये सुनकर निफ्रिम बैठते हुए कहता है आपको रॉयल फैमिली ने बताया तो था, या ऐसा कोई रीजन है जिसके तहत हम अंदर नहीं आ सकते हैं? ये सुनकर लॉर्ड नहीं में जवाब देते हैं और सोचते हैं ये ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है जिससे ये मुझे मार ही देगा। तभी निफ्रिम की एक साथी कहती है हम आपके गेस्ट है ना, फिर आपके फेस पर 12 क्यों बजे है? मैंने बोला आप स्माइल करो और हाँ मुझे कुछ मीठा भी खाना है, मुझे कुछ मीठा चाय और चॉकलेट दो। ये सुनकर वो ना चाहते हुए भी अपने साथी को ये सब लेने के लिए भेज देते हैं। फिर वो उनके यहाँ आने का रीजन पूछते हैं। फिर निफ्रिम कहता है मैं यहाँ पर प्रीमोडल कोर को तबाह करने आया हूँ। फिर लॉर्ड कहते हैं लेटर आए को एक दिन भी नहीं हुआ और आप यहाँ पर पहुँच गए, आप तो बहुत ही तेज हो, आप कब रेड डालने वाले हो? तब निफ्रिम कहता है वैसे तो आज ही हम निकलने वाले थे, मगर कुछ काम आ गया इसलिए हम सब कल निकलेंगे। उसकी बातें सुनकर लॉर्ड हैरान होते हुए कहते हैं यह एक इम्पोर्टेंट टास्क है, तो क्या तुम कुछ दिन रुकने के बाद नहीं जाना चाहते? इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी वापिस आ जाएगी। मैं यहाँ पर तुम लोगों का रहने का बंदोबस्त कर दूंगा, इसलिए एंजॉय क्यों नहीं करते? उनका ऑफर सुनकर वो मना करते हुए कहता है कि हम मेज टावर के पास कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। विंग्स का नाम सुनकर वो पूछते हैं कि क्या वो वहाँ पर किसी को जानता है? यह सुनकर निफ्रिम कहता है हाँ उन सबको खत्म करने जा रहा हूँ। ये सुनकर लॉर्ड इसका मतलब पूछते हैं। तब निफ्रिम कहता है आपकी नौकर बहुत ही गरीब है, मैजिक का यूज करके मैं उसकी सभी बातें सुन सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आते समय सब सुन लिया था, आप मेज टावर में किसी को बुलाने वाले थे रेड करने के लिए। मेरा मतलब हम यहाँ इतनी दूर डंजन पर रेड करने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है हमें हार मान लेना चाहिए? हम उन सबको खत्म कर देंगे जो हमारे बीच में आने की कोशिश करेंगे। ये तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हम दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग है वो प्रीमोडल कोर पर हमला करने जाएगा। उसकी बातें सुनकर लॉर्ड माफी मांगते हुए कहते हैं अब हम किसी को भी हायर नहीं करेंगे, इसीलिए आप रेड कर सकते हैं। निफ्रिम एक बिस्कुट के बाइट लेते हुए बोलता है तो चलो ऐसा ही करते हैं, मैं आपसे बहुत खुश हुआ लॉर्ड। इधर हम देखते पैट्रिक को जो कि अपनी प्रैक्टिस करते हुए बोलता है उनके आने का समय हो चुका है, अब हमें
हमें डिवोवर और लेडी बॉस को मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ लेडी बॉस कहती है सर डेविड शायद हमें यहीं पर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इधर डिवोवर एक आदमी से टेलीपोर्टेशन हब जाने के बारे में पूछता है, तब वो आदमी बताता है कि उसे अभी और हल्का ट्रेवल करना पड़ेगा, ये एंट्रेंस है और आपको रॉयल पैलेस के पास जाना होगा क्योंकि टेलीपोर्टेशन हब वहीं पर है और उसके बाद तुम्हें 3 कैस्टल वाल को पार करना पड़ेगा। ये सुनकर डिवोवर मुंह बनाते हुए पूछता है वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, तब वो आदमी बताता है अगर वो चलकर जाएगा तो उसे 1 हफ्ता लग जाएगा। ये सुनकर डिवोवर के साथ साथ लेडी बॉस भी हैरान रह जाती है। फिर वो सोचता है अगर इतना टाइम लगेगा तो मैं ना ही रीनी को ढूंढ पाऊंगा और जो मुझे पैड्रिक सुनाएगा वो अलग। फिर लेडी बॉस उससे फ्लाइंग मैजिक के बारे में पूछती है, तब डिवोवर उसे समझाता है अगर हम लगातार अपना माना यूज करेंगे तो इंसान हमें पकड़ लेंगे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आकर बताता है कि वो उनकी बातें सुन चुका है और वो पूछता है क्या वो टेलीपोर्टेशन हब जा रहे हैं। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देते हैं। तब वो आदमी बताता है कि वो हेवनली हॉर्समैन बेलबियर है, उसके पास एक होम्यूनिकुलस है जो कि एल्केमी से बना हुआ है। वो एक 4th जनरेशन का होम्यूनिकुलस है। यह एम्पायर के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है जिसे एआई की मदद से बनाया गया है। इसके पास उड़ने की क्षमता है। यह मेरी बात मानता है मगर इसे जिस काम के लिए बनाया गया था वो करने में ये नाकाम रहा। यह सुनकर लेडी बॉस पूछती है क्या एम्पायर ने इसके ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया है। फिर वो आदमी बताता है कि एम्पायर ने अभी इस पर से गिव अप नहीं किया है। ऐसा सुनने में आया है कि कहीं पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होम्यूनिकुलस को बनाया जा सकता है। ये सुनकर डिवोवर पूछता है ये सब तो हमेशा एक लार्ज कंटेनर में बनाया जाता है ना। ये सुनकर वो आदमी कहता है इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो, उसे कल्टीवेशन मेथड कहते हैं जो कि 150 साल पहले यूज किया जाता था। उसकी बातें सुनकर डिवोवर सोचता है 150 साल हो गए हैं रीनी के जन्म लिए। फिर लेडी बॉस उसके होम्यूनिकुलस के पास जाते हुए कहती है स्पेस तो बहुत है, इसमें ऐसा नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर हब पहुंचने में कितना समय लगेगा। तब वो आदमी कहता है 3 घंटे आसमान में और 1 घंटा चेक पॉइंट में, मतलब पूरे 4 घंटे हवा में होने के बाद भी हमें जांच करवाना होगा। फिर वो बताता है तुम दोनों को ले जाने में 8 औंच गोल्ड लगेंगे। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है 8 औंच गोल्ड, मतलब 800 औंच सिल्वर के, और हमें लॉज में रहने में सिर्फ सिल्वर के 8 औंच लगे थे। ये तो 100 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा है। फिर लेडी बॉस माफी मांगती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तब डिवोवर कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास होंगे इतने। तभी उसकी नजर पॉकेट में पड़ती है जहाँ पैड्रिक ने उसके लिए कुछ पैसे रखे थे क्योंकि उसे पता था उन्हें इसकी जरूरत होगी। अब हमें उन दोनों को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ लेडी बॉस पूछती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वो बताता है कि मेरे डंजन पार्टनर ने चुपचाप रख दिए थे। यह सुनकर वो कहती है तो क्या आप डंजन मॉन्स्टर हो, मगर आप ऐसे फ्रीली क्यों घूम रहे हो। तब वो बताता है कि मुझे बाहर निकाल दिया गया है रीनी को खोजने के लिए। ये सुनकर वो पूछती है तो क्या आप जिसकी तलाश कर रहे हो वो भी एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। तब लेडी बॉस कहती है मुझे जेलसी हो रही है, तुम डंजन छोड़कर अपने पार्टनर की तलाश में यहाँ आए हो। काश मेरा भी ऐसा कोई पार्टनर होता, मुझे आपकी तरह जीना है जहाँ आपकी कोई केयर करे और आप उसकी। ये कितना अच्छा है ना। फिर वो लोग हब पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद एक इंसान बताता है कि अभी टेलीपोर्टेशन हब यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ये सुनकर लेडी बॉस डिवोवर से माफी मांगती है क्योंकि उसी का आइडिया था यहाँ तक आने का। तभी वो आदमी कहता है कि अगर आपको अर्जेंट है तो आप आज 8 बजे आ जाना, हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसका ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। ऑक्शन खत्म होते ही पहले गेस्ट उसका ट्राई करेंगे, उसके बाद आप 8 बजे उसे यूज कर सकते हैं। यह सुनकर वो कहता है क्या यहाँ पर एक ऑक्शन हो रहा है सिर्फ 1 हब के लिए। तब वो आदमी बताता है कि यह बहुत ही रेयर आइटम है। ये जो टूथ तुम्हें दिख रहे हैं वो बहुत टाइम से गायब था, मगर अभी कुछ समय पहले हमें मिला है। यह हब का गलत यूज करने से रोकने के लिए है। उसे देखकर लेडी बॉस तारीफ करते हुए कहती है यह ड्राइंग काफी अच्छी है। इधर डिवोवर को वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था और वो कहता है ये तो रीनी यूज करती थी। ये सुनकर वो आदमी पूछता है क्या आप श्योर हैं कि वो यही यूज करती थी। तब डिवोवर कहता है नहीं, मतलब वो ऐसा ही कुछ यूज करती थी, वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिसमें वो वेपन आराम से छुपा सके। ये पक्का रीनी का ही वेपन है, मगर ये इंसान के हाथ में क्या कर रहा है, क्या ह्यूमंस ने उसके साथ कुछ किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह रीनी है जिसे इविल डंजन के बॉस भी टच नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसे तुच्छ इंसान के हाथ तो वो नहीं आने वाली। रीनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो डेगर की मेड है। जब रीनी बाहर भागी थी तब उसके हाथ में डेगर था, उसने लूज क्लॉथ पहना था जिसमें पॉकेट नहीं थे, शायद इसलिए वो वेपन उसमें छुपा नहीं पाई और उसने एक डेगर मेरी तरफ फेंक दिया था। जब उसने गलती से मुझे दुश्मन समझ लिया था तो उसके पास कितने वेपन बचे थे। क्या रीनी कभी इंसानों से 5 से कम वेपन के साथ लड़ी है। पैड्रिक तो बिना वेपन के साथ भी स्ट्रॉन्ग है, मगर रीनी अलग है। डेगर मेड के पास डेगर के अलावा और क्या बचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीनी इन तुच्छ इंसानों के हाथों मर गई। और ये बात सोच सोच कर उसे गुस्सा आने लगता है और गुस्से में डिवोवर अपने असली रूप में आने लगता
होता है। यह देखकर वो आदमी डरते हुए कहता है, मॉन्स्टर मेरे पास मत आना। इधर डिवोवर के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर इन लोगों ने रीनी को मार दिया होगा तो मैं एक इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लेडी बॉस उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो डिवोवर को खींचते हुए उसे अपने आप को संभालने के लिए बोल रही थी, मगर अभी भी डिवोवर अपने होश में नहीं था। वो उसे कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो टूथ जो तुम्हें मिला है क्या वो सही में एग्जिस्ट करता है? फिर वो बताती है, मेरे नॉलेज के हिसाब से वो एग्जिस्ट करता है। मगर डेविड आपको अचानक से क्या हो गया? फिर डिवोवर बताता है, वो मेरी पार्टनर का है, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। तुम्हें अब मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मगर अब तक के लिए थैंक्स। मुझे अब पता है हस्तिन कैसे जाना है, इसलिए मैं सब काम अकेले कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ से जल्द जाना अच्छा होगा। फिर वो कहती है, सर डेविड क्या आप जिस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं वो डंजन की एक फीमेल मॉन्स्टर है, सिल्वर हेयर वाली, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट जो टूथ को एक वेपन की तरह यूज करती है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, वो डेगर मैड रीनी है। फिर वो कहती है, आपके रिएक्शन को देखते हुए ये सब सच लगता है। तब डिवोवर कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो और बताओ तुम कितना जानती हो। तब वो कहती है, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, आप ऐसी डरावनी आवाज में बात करेंगे तब भी मैं नहीं डरूंगी, मैं पहले ही आपकी आइडेंटिटी पहचान चुकी हूँ। तब डिवोवर उसे बताता है कि मिस रीनी पिरामिडल कोर की गेट कीपर है। ये सुनकर वो कहती है, तो आप अगर उसे अपनी पार्टनर बोल रहे हैं तो आप वहाँ के बॉस मिस्टर डिवोवर होंगे। तो अब आगे क्या होगा, क्या तुम एक्साइटेड हो ये देखने के लिए? और अगर इस सीरीज पर भी तुम लोगों ने ठीक से सपोर्ट नहीं दिखाया तो मैं इसको भी ड्रॉप आउट कर दूंगा। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस सीरीज को ड्रॉप आउट करूं तो भर भर के कमेंट करो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ जाए और मेरे को भी आगे का पार्ट बनाने में थोड़ी खुशी हो। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, मेरी एग्जाम्स आ रही है तो वीडियोस थोड़ी लेट होगी। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट करना तो कंपलसरी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।